धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आत्मा शरीर से बढ़कर होती है। हमारा शरीर सिर्फ एक खोल है जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए वास करती है। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं, दरअसल वो ब्रेन कनेक्शन से बना यानी समझ बूझ वाला नेटवर्क होता है जो लाखों सालों में विकसित हुआ है। लेकिन अगर ये बात सही है तो तब क्या होगा जब हम इंसानी दिमाग की एक कॉपी तैयार कर लेंगे? क्या तब उसमें भी आत्मा होगी? इस जवाब के हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और अगर हम दिमाग के इस रहस्य को कंप्यूटर की मदद से सुलझा सकें, शायद तब हमें मौत से बच निकलने का भी कोई रास्ता मिल जाए। दुनिया भर में रिसर्चर्स की टीम्स इंसानी दिमाग की रिवर्स इंजीनियरिंग में लगी हैं। यह बहुत ही मुश्किल काम है। हमारी इतनी सारी रिसर्च के बावजूद दिमाग की गुत्थी को सुलझाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में इंसानी दिमाग की बनावट सबसे ज्यादा पेचीदा होती है। लेकिन दिमाग की मैपिंग को पूरा करने में कई दशकों का समय लग सकता है। इसलिए कुछ जिद्दी वैज्ञानिकों ने दिमाग के जिंदा सेल्स की फायर पावर से फायदा उठाने का फैसला किया है। वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मिलाप से आत्मा का रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ हार्डवेयर के कुछ हिस्सों को जोड़कर। ज्यादातर कंप्यूटर सिमुलेशंस के दौरान न्यूरॉन्स की हलचल बेहद मामूली होती है। हमारी इन कल्चर डिशेस में जो असली, जिंदा, गिलगिले और पेचीदा न्यूरॉन्स है, वो दिमागी तौर पर काम करते वक्त जितने ताकतवर होते हैं, उतने इन कंप्यूटर सिमुलेशंस के दौरान नहीं होते। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर स्टीव पॉटर न सिर्फ दिमाग डिजाइन करते हैं, बल्कि उन्हें बनाते भी हैं। ऐसे दिमाग जो आधा जिंदा होते हैं और आधे मशीन। पॉटर की टीम चूहों की एम्ब्रियोज यानी भ्रूण से कल्चर किए हुए न्यूरॉन्स को लेकर उन्हें इलेक्ट्रोड्स की नन्ही नन्ही प्लेट्स पर उगाती है। ये एक मल्टी इलेक्ट्रोड एरे कल्चर डिश है। आप इस पर उगे हुए कुछ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूरॉन्स देख सकते हैं। ये वो इलेक्ट्रोड्स है जो कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम ये सब रिकॉर्ड करने और सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। और ये वो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं जो इन सेल्स के बीच का कनेक्शन बताते हैं। ये कनेक्शंस इस कल्चर में शुरू के 4 घंटे के दौरान बनते हैं। आप टाइम गुजरने के साथ इन कनेक्शंस को यहाँ बनते हुए देख सकते हैं। तो ये वो सिनेप्टिक कनेक्शंस है जिनके जरिए ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और हम एक कैल्शियम सेंसिटिव डाई का इस्तेमाल करके उनके बीच हो रही इस बातचीत को फिल्मा सकते हैं। तो यहाँ एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है, एक चमक पैदा होती है, वो चमक इस कैल्शियम की होती है। जब दिमाग विकसित हो जाता है तो पॉटर इलेक्ट्रोड्स के जरिए उसे इंफॉर्मेशन भेजते हैं और दिमाग में हरकत होती है। ये इलेक्ट्रोड्स एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जो कि एक रोबोट बॉडी से जुड़ा होता है, जिससे एक तरह की नई जिंदगी जन्म लेती है। यह है एक हाइब्रिड, दिमाग के जिंदा टिश्यूज से नियंत्रित होने वाला एक रोबोट। इसका दिमाग एक रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी बॉडी लैब बेंच पर इधर उधर घूमते हुए अपना रास्ता तलाशती है, इसके न्यूरॉन्स कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और किसी भी जानवर की तरह हाइब्रिड को भी तजुर्बे होते हैं, वो उनसे सीखता है। जैसे कि इस केस में इस जगह पर अपना रास्ता ढूंढना। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई हाइब्रिड भी कभी कॉन्शियस हो सकता है? लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या कभी वो दिन आएगा जब हम कोई कॉन्शियस कल्चर नेटवर्क्स तैयार कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं, और वो जवाब है हाँ। हम ऐसी कल्चर डिशेस पहले से ही तैयार कर चुके हैं जिन्हें अपने एनवायरनमेंट से इनपुट मिल रहे हैं, और वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रेस्पॉन्ड भी कर रही है। तो अगर ये उनके विकास की महज शुरुआत भर है, जिसके दौरान उनके दिमाग के टिश्यूज और कंप्यूटर के बीच काफी पेचीदा इंटरेक्शन हो रहा है, तो शायद ये ऊंचे लेवल की अनुभूति है जो काफी हद तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी इंसानी चेतना की तरह है। लेकिन फर्ज कीजिए कि किसी दिन कोई हाइब्रिड या कंप्यूटर जाग उठता है और उसे अचानक पता चलता है कि वो क्या है और कौन है, या फिर उन तारों के बीच से कोई आत्मा प्रकट हो जाती है, तो हमें इस बारे में कैसे पता चलेगा? हमें तो सिर्फ उनमें होने वाली बातचीत पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हम बनावटी दिमाग से पूछते हैं कि क्या वो कॉन्शियस है, और वो हमें इस बात का यकीन दिला देता है कि हाँ वो कॉन्शियस है, तो फिर हमें उसकी बात पर यकीन करना पड़ेगा। लेकिन यही बात दूसरे इंसानों पर भी लागू होती है। हमें असल में ये मालूम नहीं होता कि बाकी लोग वाकई कॉन्शियस हैं या नहीं। हो सकता है वो लोग सिर्फ ज़ॉम्बीज यानी जिंदा लाशें हों और उन्हें उन बातों का कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही ना हो।
मैं किसी कंप्यूटर में इसी वक्त इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकता हूं जो उसी तरह के फैसले करेगी जैसे कि मैं करता हूं और जिसमें मेरी कॉन्शियसनेस का भी थोड़ा सेंस होगा। लेकिन इस तरह की कॉन्शियसनेस हासिल करना जिसके बारे में लोग ये कहें कि वो हूबहू मेरी कॉन्शियसनेस की कॉपी है और जिसे अगर किसी और के शरीर में डाला जाए तो लोग ये समझ बैठे कि वो इंसान मैं हूं, तो ऐसी कॉन्शियसनेस को बनाने के बारे में हमें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इतनी बारीकी और विस्तार के साथ ये काम कैसे किया जाए। क्या इस धरती पर हमारे आखिरी पलों में हमारी आत्मा का वजूद भी खत्म हो जाता है? क्या आत्मा महज न्यूरो प्रोसेसेस का एक नेटवर्क है जिसे किसी दिन एक मशीन में डालकर फिर से पैदा किया जा सकता है? या फिर हमारे दिमाग का क्वांटम स्टेट अनंत ब्रह्मांड में जाकर एक बार फिर से मिल जाता है? हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद जिंदगी की पहेली को सुलझा पाना अभी हमारे लिए बहुत दूर की बात है। या फिर क्या वाकई ऐसा है? ब्लूमिंगटन इंडियाना में डगलस हॉफस्टैडर का कहना है कि यह सब अपने अपने नजरिए की बात है। उनका मानना है कि हमारा दिमाग जिस अजीबोगरीब और बेजोड़ तरीके से इंफॉर्मेशन यानी हमारे आसपास की जानकारी को हमारे विचारों के पैटर्न्स में जोड़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस उसी का नतीजा होती है। और हम विचारों के जिस पैटर्न से बनते हैं वो एकदम अलग और सिर्फ हमारे लिए हो ऐसा नहीं है। हम उन सब लोगों का एक दिलचस्प कोलाज, एक तरह का मिला जुला रूप है जिनका हम पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, चाहे वो लोग जिंदा हो या ना हो। भले ही हमारी आत्मा का पैटर्न हमारे अपने दिमाग में बेहद ताकतवर और पेचीदा हो, लेकिन वो दूसरे दिमागों तक पहुंच सकता है। ये शॉपिन के ट्यून्स की एक किताब है और इस सफेद कागज पर आपको जो काली शेप्स नजर आ रही हैं, इनमें असल में शॉपिन की बहुत ही गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। उनकी खुशी का एहसास, निराशा का एहसास, उनकी जीत का एहसास, उनकी बुज़दिली या दर्द का एहसास, या फिर ऐसा कोई जज्बा जो वो उस वक्त महसूस कर रहे थे। ये शेप्स उन सब भावनाओं को साकार कर देती हैं और हम एक और इंसान को बेहद गहराई से जान जाते हैं, और वो भी एक ऐसे इंसान को जो 150 या 60 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है। इसके बावजूद लोगों की आत्मा का कोई अंश हमेशा बाकी रहता है और करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग को छूता रहता है। मौत के बाद की जिंदगी का ये एक ऐसा रूप जिसका एहसास हम सभी को होता है, भले ही हम उसे पहचान न पाते हों कि वो क्या है। हॉफस्टैडर भी उसे एक बहुत बड़े निजी हादसे के बाद समझ पाए, अपनी पत्नी कैरल की मौत के बाद। उस वक्त हम इटली में थे और एक दिन अचानक पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, ये बात हमें 11 दिसंबर को पता चली और 12 दिसंबर की शाम तक वो कोमा में चली गई। तो ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं इतने लंबे समय से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था, और जब इस तरह अचानक उसका नामो निशान मिट गया तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरी पत्नी का कोई अंश अब भी कहीं पर जिंदा हो, और क्या ये मुमकिन है कि इंसान की आत्मा किसी और इंसान में पहुंच जाती हो या एक दिमाग से निकलकर दूसरे दिमाग में चली जाती हो। तो इस सवाल के लिए मेरा जवाब एक बहुत ही तय दायरे में होगा हाँ। जिस डिग्री तक कैरल मेरे अंदर जिंदा है वो उनका बहुत ही घिसा हुआ रूप है। वो एक बहुत ही रफ और खुरदुरा रूप है, ठीक वैसे ही जैसे कि पत्थर के लाखों छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर किसी ने मोज़ैक यानी पच्चीकारी करवाई हो, लेकिन फिर बाद में उसे तबाह कर दिया गया। मगर उसके तबाह होने से पहले किसी ने उसकी कॉपी बना ली थी, लेकिन सिर्फ उसके 1000 पत्थरों की कॉपी। तो उन 1000 पत्थरों का रंग और अरेंजमेंट हमेशा वैसा ही रहेगा, लेकिन अब वो एक बिल्कुल अलग मीडियम में बिल्कुल अलग पत्थरों के साथ रहेंगे और काफी खुरदरे भी हो चुके होंगे। ओरिजिनल चीज अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी एक खुरदरी कॉपी अब भी बाकी है। तो इस तरह हम जिंदा रहते हैं। हमारी आत्मा का एक अंग हमेशा उन लोगों के भीतर जिंदा रहता है जिनके संपर्क में हम कभी रहे थे। हमारी आत्मा का वो अंश उन लोगों में बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता है जो हमें प्यार करते थे। ये मौत के बाद जिंदगी का वो रूप है जिसे हम सब समझ सकते हैं, भले ही हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो। लेकिन क्या कोई और ऐसी जगह भी है जहां हमारी आत्मा रहती हो? क्या इस धरती पर हमारे आखिरी पलों में हमारी आत्मा का वजूद भी खत्म हो जाता है?
क्या आत्मा महज न्यूरो प्रोसेसेस का एक नेटवर्क है जिसे किसी दिन एक मशीन में डालकर फिर से पैदा किया जा सकता है, या फिर हमारे दिमाग का क्वांटम स्टेट अनंत ब्रह्मांड में जाकर एक बार फिर से मिल जाता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इस पहेली को सुलझाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं, हालांकि उसके जवाब को लेकर उन सब में गहरे मतभेद हैं। कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है तो आत्मा खत्म हो जाती है, आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। आपकी दुनिया खत्म हो जाती है, दोस्त खत्म हो जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं, सब कुछ। अगर हम मौत की दहलीज पर पहुंचकर लौटे लोगों की बात पर विश्वास करें तो उससे पता चलता है कि हमारा मन या कॉन्शियसनेस हमारे शरीर के बिना भी जिंदा रहते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस के क्वांटम अप्रोच से हम बुनियादी तौर पर समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है, और ये भी कि मौत के बाद जिंदगी और पुनर्जन्म की संभावनाएं क्या हैं, और क्या शरीर छोड़ देने के बाद भी हमारी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है और इस बात की जानकारी भी है कि इस धरती के बाहर किसी और लोक में हमारी आत्माओं के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वही हमारी असली हकीकत है, और जब हम इस धरती से विदा लेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। आखिर में हम सबको सच्चाई का पता लग ही जाएगा, लेकिन क्या कभी हमें मौत की आगोश में जाते वक्त पता लगेगा कि आगे क्या होगा? शायद कोई ना कोई इतनी बड़ी शक्ति है जो हम इंसानों की समझ के बाहर है। ऐसे ही मौकों पर हम अपनी सारी जानकारी को भुलाकर उस शक्ति के आगे अपना सर झुका देते हैं।